ओके ओके राइट। अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कोशिश कीजिए जी, जी ये सर, सारे मैंने लोग मुझे भेज। जी, ये टेक्स्ट मैसेजेस को भी आपने कंट्रोल करना है। और क्योंकि मैं इन 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 एलिमेंट्स को नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ सिर्फ काम पे तवज्जो है मेरी, उस पर बात करूंगा क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा होंगे। आई वुड बी फोकसिंग ऑन दिस वन बिकॉज इसके बाद इन्होंने प्रैक्टिस के लिए जाना होता है। ठीक है तो सर। वेन एवर नेसेसरी आई वुड डेफिनेटली टॉक टू देम कि जिस पे मुझे कोई चीज़ पूछूंगा तो दे कैन रिस्पॉन्ड मी। दे नो मी वेल, आई मीन मैनी ऑफ द ओके सर। स्टूडेंट्स बिन माई स्टूडेंट्स। ठीक है जी। जी, आई एम फाइन जी, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आई एम थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। ये कितने होस्ट्स हैं जी, पैनलिस्ट्स हैं? इरफान अली हैं, और कौन कौन है? शमजा। ओके। थैंक यू। ओके, ये होस्ट एंड पैनलिस्ट की लिस्ट में आ रहा है ना, तो कौन कौन होस्ट हैं जी? नदिया, कौन कौन होस्ट हैं आपके साथ? सर ये सर नवीद है। नवीसा भी हैं अकेले हैं मेरे साथ होस्ट? अच्छा। ओके। नवीद, आप हैं इधर मेरे साथ होस्ट इस्लामाबाद में? नहीं सर, उन्होंने जस्ट क्लास चेक करनी थी कि मैंने सही से आपको ऐड किए ही नहीं किए, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोऑर्डिनेट कर रही थी क्लास, तो बस वो चेक। ओके, ग्लिचेस हैं, डिस्कनेक्शन होता है, चलें देखते हैं जी बीच में। राइट, लेट मी स्टार्ट जी, लेट मी स्टार्ट द क्लास। वॉइस डिस्टॉर्शन कुड बी ऑन योर साइड, जैसे अभी मैं इनको सुन रहा हूँ तो मुझे आई वाज डेफिनेटली हैविंग अ प्रॉब्लम, देयर वर ग्लिचेस। आपके केस में भी उमर, आपके केस में भी, सब जो लोग मुझे कह रहे हैं दैट माइट बी द इशू विद द इंटरनेट। हाँ, टू सम पीपल आई एम वेरी मच ऑडिबल, जैसे ये आपकी आवाज ठीक आ रही है, कुछ कह रहे हैं स्लो है, कुछ कह रहे हैं फाइन है, सो इट मींस, सो यू नो, it's a kind of a webinar. I mean, thousands of people are there, almost 1,000 students are there, सबके साथ प्रॉब्लम आ सकता है, राइट? लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दिस। स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा। अब बिफोर आई स्टार्ट, ये चूंकि आपको पता है कि हमारा जो ब्रेक से पहले सेशन होता है स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इस पे लेक्चर होता है और उसके ब्रेक के बाद आपको एक्सरसाइज के लिए जाना होगा। पहला लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, उसमें कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस की थी और वो सारी आपको याद होंगी, राइट? आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, बिफोर आई स्टार्ट अगेन, बिकॉज थाउजेंड्स स्टूडेंट्स देयर, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली मुझे टेक्स्ट मैसेजेस ना कीजिए। रीजन बीइंग कि आई वोंट बी एबल टू अटेंड ईच एंड एवरी मैसेज, नंबर वन। नंबर टू, टेक्निकल रीजन, मेरे सामने जो जो एक मैसेज बॉक्स आ रहा होता है, सुने ना, वो ऑफ कर दें यहाँ से जी, पैनल लिस्ट ऑफ कर देंगे, लेकिन मैंने इसलिए ऑफ मैं नहीं करवाना चाह रहा। मुझे प्लीज मत बताएं, मारूफ एक मिनट रुकें, आप मेरी बात सुने सब लोग, मैं आपसे मना कर रहा हूं कि आप लोग मुझे टेक्स्ट ना करें, इसकी रीजन समझ लें, टेक्निकल रीजन। मेरे सामने ये जो चैट बॉक्स है, इसमें एट अ टाइम मुझे 5 या 6 लोगों के मैसेज विजिबल होंगे। 5 या 6 लोगों के मैसेज स्क्रीन की जो साइज है उसके मुताबिक आते हैं।
रेस्ट ऑफ द मैसेजेस जब आप करते हो तो वो बल्क में चुके आते हैं, वो सब ऊपर चले जाते हैं. सो टेक्निकली आई कैन नॉट पे अटेंशन टू द मैसेजेस. आई कैन नॉट रिस्पॉन्ड एवरी सिंगल मैसेज इंडिविजुअली. इवन आई थिंक कि अगर आप वो मैं देना भी चाहूं तो इट वुड कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम. मेरा टाइम बहुत ज्यादा ले जाएगा. स्क्रीन के ऊपर हैं, हमें बहुत सी चीजें, ये आप लोगों का शायद जो मेरे साथ अभी आ रहे हैं क्लासेस ले रहे हैं, आप में से तो कोई भी ऑनलाइन नहीं रहा. जो लोग मेरे साथ, अगर आप में से कोई ऑनलाइन ले चुके हैं क्लासेस, तो उनको पता है कि कितनी हमारे एक लिमिटेशंस तो है ना, कि हम सारी चीजें जो हैं वो उतना ओपनली डिस्कस नहीं हो पाती हैं. टाइम रिस्ट्रेन की वजह से फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज सामने नहीं है, तो बहुत सी चीजें समझाना भी मुश्किल हो जाता है. अगर मैं छोटी छोटी बात के ऊपर इधर उधर देखूंगा या मैसेज बॉक्स पढ़ूंगा, उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा, तो काफी मुश्किल हो जाएगा. देखें, आप सारे माशाल्लाह मैच्योर स्टूडेंट हैं. एटलीस्ट प्रोसेस जो है ना वो आपने, यू हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस. कंपोजिशन की क्लासेस ले ली हैं आपने, आपके जितने वो वहम थे वो पहले वो खत्म हो चुके हैं. बहुत सी चीजें आपको पता है, आपकी डायरेक्शन सेट है. आपके बस अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, आपको और कोई काम नहीं है. आप अगर अभी भी वहम ज़हन में बिठा के चलते रहेंगे, अब बहुत ज्यादा डरे रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, तो दिस वुड नॉट अलाउ यू टू गेन कंट्रोल ओवर यू, ओवर योर थॉट्स, और आपको ये चीज ऑर्गेनाइज नहीं होने देगी. सो आई वांट कि आप बड़े ही मैच्योर तरीके से सिर्फ कोशिश करें टू अंडरस्टैंड एंड रिसीव as much as information that I can convey here in my lecture. That's it. Simple. उसके बाद आप उनके नोट्स बनाएं, उसको ऑर्गेनाइज करें. नंबर 3, after having organized everything, the material that you've got in the lecture you have taken, आप अपनी एक प्लानिंग करें कि आप किस प्लानिंग के तहत, किस स्ट्रेटजी के तहत आप आगे मूव ऑन करना चाहते हैं. और आई वुड सजेस्ट कि जब प्लानिंग करें तो इंक्रीमेंटल अप्रोच रखें. डेज में या वीक्स में डिवाइड करें कि हर वीक का आपका क्या टारगेट है, उसको कैसे अचीव करना चाहते हैं, और तमाम सब्जेक्ट्स को कैसे डिवाइड करना है, और इवन इंग्लिश को के अंदर सेगमेंट्स हैं उनको कैसे डिवाइड करना है. ये अप्रोच है. जब हम यहाँ पर लेक्चर के दौरान डिस्कशन शुरू कर देंगे, मैसेज, ये प्रॉब्लम आ गया जी, मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं डूब चला हूँ मुझे बचा लें, मैं ये चीजें नहीं, इमेच्योर हैं, ये आपको नहीं, मतलब आगे नहीं चलने देंगी. क्लास तो खैर डिस्टर्ब होती है, आप नहीं सीख सकेंगे. थोड़ा सा ना हौसला पकड़ा करें, देखा करें जो चीज मिस होगी, ओके, किसी और तरीके से शायद आगे रिपीट हो रही हो, या मैं इसको कैसे पकड़ सकता हूँ. दैट इज द बेस्ट अप्रोच, राइट. तो बाजुकत मुझे बड़ा इमेच्योर बचगाना बातें नजर आ रही होती हैं, आवाज नहीं आ रही, अच्छा जी वो ग्लिचिंग शुरू हो गई है. भाई बिल्कुल होगी, इंटरनेट के ऊपर इश्यूज है. आपने हौसला रखना, अगर उसी में डिस्कशन में बिजी हो जाएंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे. अच्छा, फिर एक चीज सुनने में आती है कि अभी प्रैक्टिस शुरू नहीं हुई और सर मैंने प्रैक्टिस की थी तो क्या हुआ जी, मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है. तो जस्ट इमेजिन, एक प्रैक्टिस या 2 प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आ रहा है, आप उसको प्रॉब्लम कह रहे हो. नो, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज जस्ट योर अंडरस्टैंडिंग. नहीं, वो मुझे नहीं बताएं असफन, वो इसलिए फायदा कि मैं कुछ कर नहीं सकता ना. ना मैं इंटरनेट मैंने बनाया, ना इंटरनेट में कंट्रोल करना जानता हूँ, ना मुझे कंप्यूटर का पता. मैं तो सादा सा बंदा हूँ भाई, आई एम जस्ट स्पीकिंग. मैं तो कहता हूँ सारे फासले दूर होने चाहिए और आप तक मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए, ठीक है ना. तो वो मुझे फायदा कोई नहीं ना बेटे बताने का. टेक्निकली खुद सोचो ना, मुझे किसी चीज, इनमें से कोई किसी चीज का फायदा नहीं है, ठीक है. आपके साथ मैं क्या डिस्कशन कर सकता हूँ, हैविंग टेकन द लेक्चर, और हैविंग टेकन द लेक्चर, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद जो आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है उस पर डिस्कशन हो सकती है, ठीक है जी. तो मैं ये स्टार्ट करना चाहूंगा, आप लोग ये सुने. मैं दोबारा से 2-3 चीजें बता दूं. आपके 3 पोर्शन है. वोकैबुलरी का, मुझे ना मैसेज ना करें प्लीज, अब ना कीजिएगा प्लीज. 3 पोर्शन है, ग्रामर का पोर्शन है, वोकैबुलरी है, और आपका क्या नाम है इसका, कॉम्प्रीहेंशन है. तो हमने पहले ग्रामर को स्टार्ट किया है. 4 लेक्चर्स के अंदर ग्रामर आपकी कंप्लीट होगी, 1 लेक्चर आपका कॉम्प्रीहेंशन का होगा, 1 वोकैबुलरी का होगा. आज मेरा एक स्क्रीनिंग का बैच खत्म हुआ, वोकैबुलरी के ऊपर मैंने टेक्निक्स बता दी है, ठीक है जी. इसमें हमने ग्रामर में जो शुरू किया था, इसके बताए थे कि आपकी जो भी ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में आएंगे, और वो सारी की सारी जो हैं, जितने भी आपके टेंसेस हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, नरेशन है, ये ठीक होने चाहिए. इसके ऊपर आप काम करें.
लेकिन ये टेक्निक आपकी बहुत हेल्प करेंगी कि अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, रहते हैं, टेंसेस अभी पूरी नहीं सीखे, पैसिव वॉइस पूरे नहीं सीखे, मॉडल वर्ब्स नहीं सीखे, इवन देन with these techniques and with using common sense and concentration level, improving your concentration level, आप इनको attempt कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट किया था, मैंने ये पहली स्क्रीन चलाई थी, इस पे कुछ चीजें बताई थी, मैं दोबारा से इसको रिकैप करने जा रहा हूँ ताकि अगर उस वक्त किसी ने ज्वाइन नहीं किया था, सुना नहीं था, अब उसको पता हो। ठीक है जी, तो ये आज इसके सारे रूल्स पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आप प्रॉपर एक एक्सरसाइज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की करेंगे। तो आज हमारा पहला लेक्चर इसका कंप्लीट हो जाएगा। पहला जो उससे पहले हुआ वो इंट्रोडक्टरी किस्म का लेक्चर था, उसमें आपको चीजें बताई थी। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिए आपको बताया था कि 2 फॉर्मूला याद रखें, क्योंकि किसी भी इंग्लिश की सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ये होती है कि पहले नंबर पे सब्जेक्ट वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है, या सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट वर्ब ही और ऑब्जेक्ट, ये जो 3 कॉम्बिनेशन है, यही बताते हैं, ये दे फॉर्म योर सेंटेंस, दे फॉर्म योर सेंटेंस। उर्दू में जुमला है मैंने किताब पढ़ी है। ठीक है जी, उर्दू में सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब एंड पे आता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है। लेकिन अंग्रेजी के अंदर सब्जेक्ट पहले, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। और वर्ब जो है, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो फॉर्मूला है, ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। बाकी पूरी इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला लगता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये है कि ये शक्ल बनाता है, इट शेप्स द वर्ब, ये बताता है कि वर्ब एक्शन जो है वो किस शक्ल में हो रहा है टेक्निकली। सो आई हैव प्लेड मैच, आई हैव टेकन माई लेक्चर, आई एम टेकिंग माई लेक्चर। सो ये जो एम है, ये हैव है, ये बता रहे हैं कि जो एक्शन हो रहा है वो किस शक्ल का हो रहा है। आई एम टेकिंग जब कहा तो इसका मतलब लेक्चर अभी ले रहा हूं, एंड आई हैव टेकन तो मैंने मतलब लेक्चर ले लिया, कंप्लीशन की बात करें। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये होगा कि जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के साथ एग्री करना चाहिए, या वर्ब को सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए। अ वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन पर्सन एंड इन नंबर। यानी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा। ये तो थी सिंपल सी बात। लेकिन अब सब्जेक्ट जो है डूअर ऑफ एक्शन को कहते हैं। ये मैंने इसके 3 पॉइंट्स बताए थे कि सिंपल सब्जेक्ट एक नाउन के फॉर्म में मैंने बताया था, उसके बाद कंपाउंड सब्जेक्ट जिसमें 2 सब्जेक्ट मिल जाते हैं, और तीसरा सब्जेक्ट एक फ्रेज की फॉर्म में आ सकता है। लेकिन मैंने इसमें जो इंपॉर्टेंट बात बताई थी वो ये थी कि सब्जेक्ट को आप ज़हन में रखो डूअर ऑफ एक्शन के तौर पर। इतना हिस्सा मैं रिकैप कर रहा हूं, इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा। डूअर ऑफ एक्शन आपके ज़हन में होना चाहिए, द थिंग दैट इज एक्टिंग इज टू बी टेकन एज अ सब्जेक्ट। ये आपके ज़हन में डेफिनेशन होना चाहिए, ना कि आपके ज़हन में नाम होना चाहिए, ना कि आपके ज़हन में ही शी इट खाली होने चाहिए, क्योंकि दे आर नॉट द सब्जेक्ट। द थिंग, द होल, इट वुड बी अ फ्रेज, it could be a clause, and obviously it could be a noun behaving like a doer of an action. It is to be taken as subject. तो किसी भी सेंटेंस के अंदर आपने ये डाइसेक्ट करना होता है। रूल ये है कि आप सबसे पहले ये सेंस करो सेंटेंस को पढ़ के कि इसमें रियल डूअर कौन है, डूअर कौन है और उसकी लोकेशन क्या है। वो आपको मदद देगी ये डिटरमिन करने में कि अब आगे इसके जो वर्ब आ रहा है, या जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, वो सिंगुलर आएगा या वो प्लूरल आएगा। फिर मैंने ये बताया था कि ये चीज मैंने बताई थी कि लिंकिंग वर्ब इनको कहते हैं। ये लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब दोनों होते हैं। जब इनको लिंकिंग वर्ब कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आगे इस किसी रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ जोड़ रहा है, जिसको हम टेक्निकली प्रेडिकेट कहते हैं। रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ही इज फॉर एग्जाम्पल एन इंजीनियर आ गया तो ये प्रेडिकेट है, राइट? ठीक है, तो ये प्रेडिकेट है। रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा वो जो जिसकी वजह से मीनिंग क्लियर हो रहा है, उसको हम टेक्निकली प्रेडिकेट कहते हैं, और सादा सी जुबान में कहेंगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इसको अगर आगे कोई एक्शन नहीं है, आगे कोई वर्ब नहीं है, तो इन्हीं वर्ब्स को, हेल्पिंग वर्ब्स को हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। लेकिन अगर ये आगे कोई वर्ब होगा, इनके आगे एक्शन होगा, और उस एक्शन की शक्ल हम शेप कर रहे हैं, जैसे कि ही मस्ट प्ले, अगर आएगा ही मस्ट हैव प्लेड, तो देखिए मस्ट हैव जैसे ही लगा प्लेड हो गया। जब मस्ट था तो प्ले की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही थी। तो उस हेल्पिंग वर्ब की वजह से, यानी उस हेल्पिंग वर्ब की वजह से जब वो एक्शन जो है वो शक्ल बदल रहा है, तो हम इसको हेल्पिंग वर्ब कहना शुरू कर देंगे। सो एक ही चीज के 2 नाम है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फंक्शन हमने इनको नाम दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर पूरी की पूरी ग्रामर आ जाती है। और जहां तक ये सिंपल का मसला है, ये तो आप डाइसेक्ट कर इसको आइडेंटिफाई कर लेते हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस,
जिसमें सब्जेक्ट जो है वो खास तौर पे नाउन की शक्ल में ना हो, वो फ्रेज की शक्ल में हो, जैसे नाउन फ्रेज है, या क्लॉज की शक्ल में हो, उस वक्त सेंस करना या कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस को सेंस करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है जी। तो मैंने ये जनरल सी मिसालें दी थी और उसके बाद मैंने रूल शुरू किए थे। इसकी कुछ एग्जांपल मैंने सरसरी दे दी थी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर भी। तो ये एक एग्जांपल थी कि देखो ये गुड स्टूडेंट, एक तो ए से पता चल रहा है कि सिंगुलर है और स्टूडेंट इटसेल्फ प्लूरल है, सिंगुलर है, तो नोज हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या इसके इजाफे से लगेगा। हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पर नहीं होता, वर्ब लगता है। और अगर आपको इंडेफिनिट टेंस आता है तो आपको पता चल जाएगा कि ही शी इट यानी सिंगुलर जो भी होगा उसके साथ एस या इसका इजाफा करते हैं, जो प्लूरल होगा उसके साथ कोई चेंज नहीं आता। जैसे कि पीपल हु नो द वैल्यू ऑफ टाइम आर, तो ये टाइम के रिलेटेड नहीं है, असल में सब्जेक्ट पीपल है और पीपल चूंकि प्लूरल है तो आर लगाया गया। ये जनरल एग्जांपल्स मैंने दी थी। एंड देन आई स्टार्टेड टेलिंग यू द रूल्स, और उसमें मैंने कहा था कि तकरीबन 20-25 रूल्स मैं आपको बताऊंगा। 20 मेरे सामने स्लाइड्स के होंगे और कुछ मैं अलग से बताऊंगा, वो आपने नोट कर लेने हैं। वो आपको हेल्प करेंगे ताकि अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आते हैं तो आप उनको उनके अंदर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकें, राइट। दूसरी चीज ये है कि इसमें कुछ रूल्स होंगे जो मेरे पास क्लासेस ले चुके हैं ऑलरेडी, उन्होंने कुछ रूल्स मेरे साथ देखे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो अभी भी उन्होंने नहीं देखे होंगे, तो मैं यहाँ पर उनको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो पहला रूल ये था कि जब दो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से मुराद डेफिनेशन क्या है, डोर अफेक्शन, ब्रदर एंड हिज फ्रेंड, ये दो लफ्ज मैंने जोड़े हैं। अगर इनको एंड से जोड़ा जाए तो रूल ये है कि हमेशा आगे प्लूरल आएगा, कुछ भी आपने सिंगुलर नहीं लगाना, इनको दो कंसिडर करना अगर ये दो अलग-अलग हैं। बट अगर रूल नंबर 2 है कि अगर ये दोनों एक ही शख्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर ये एक ही शख्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द कैप्टन एंड कोच, तो फिर हम जो भी आगे वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर फॉर्म में लगाएंगे। द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम हैज बीन सेट। फिर मैंने बताया था कि कैसे पता चलेगा कि ये एक ही शख्स है, तो उसके लिए आर्टिकल का लगना जरूरी है। अगर ये देखो ना, कैप्टन एंड कोच जो है ये ओहदे हैं, ये डेजिग्नेशंस हैं, इनसे इंसान का पता नहीं चलता, ना ही जेंडर का पता चलता है, तो हम इसके साथ आर्टिकल लगा देंगे। हाउएवर अगर डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे कि ब्रदर एंड फ्रेंड है, ब्रदर एंड सिस्टर है, डेफिनेटली एक भाई सिस्टर तो नहीं हो सकता खुद, वैसे उसके अंदर कोई भाई में बहनों वाली हरकतें हों तो एक अलग बात है, बट एक भाई बहन नहीं हो सकता, राइट। या वो भाई है या बहन है, तो दो अलग अलग है। तो ये आपको बड़ी कॉमन सेंस की चीजें, इसके लिए इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट अगर इस तरह की डेजिग्नेशन आ जाए तो देन आपने ऑब्वियसली उसको देखना है कि उसमें तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आर्टिकल का होना जरूरी है, द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द टीम। और फिर चूंकि ये दो डिफरेंट होंगे तो फिर यहाँ पर हैज बिन नहीं आएगा, यहाँ पर हैव बिन आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। रूल नंबर 3 मैंने बताया था कि हेयर और देयर को, जब किसी सेंटेंस को हेयर और देयर से शुरू करते हैं, ये रूल याद रख लें। देखिए ये कितनी आसान चीजें हैं कि अगर आपको ये भी पता चल जाए तो अभी बगैर टेंसेस के भी आप अपनी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, अपने कम से कम बेसिक गलतियों का ख्याल रख सकते हैं, और आप जो बेसिक गलतियां कर जाते हैं सेंटेंस लिखते हैं वो उनसे बच सकते हैं। तो मैंने कहा था कि हेयर और देयर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा उसका डिसीजन कौन लेगा, उसका डिसीजन लेता है कि नेक्स्ट, वेरी नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है जो उसके बाद आ रहा है, वेरी नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आ रहा है वो डिसाइड करेगा। अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो इससे पहले इज लगाएं, अगर उससे आगे प्लूरल फॉर्म में आ रहा है तो आप प्लूरल लगा लें। ये चीज होगी। मिसाल के तौर पर आप क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आप कहना चाह रहे हैं गेस्ट्स के बारे में तो आप कहेंगे हेयर आर माई गेस्ट, आर लगाएंगे। अगर आप कहना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा सर्वेंट, हेयर इज माई सर्वेंट, तो सर्वेंट इज वन, तो हेयर इज माई सर्वेंट। अगर आप बहुत से नौकरों की बात करें तो हेयर आर माई सर्वेंट्स। ठीक है, तो आपको पता है कि आगे कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, आप पहले से मेंटली तौर पर आपको अगर क्लियर है तो आप उस हेयर के साथ सिंगुलर इज, अगर नहीं प्लूरल है तो प्लूरल हेयर के बाद आर लगाएंगे। सेम इज द केस विद देयर, देयर के साथ भी यही असूल चलेगा जी। ये थी स्लाइड। मैं कोशिश करता हूं थोड़ी स्पीड स्लो कर लूं, स्पीड स्लो करता हूं कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने इस पे थोड़ी स्पीड इसलिए स्पीड रखी थी क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बात कर चुका था, इसलिए आई थॉट कि मुझे क्विकली चलना चाहिए। अच्छा जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये देखिए रूल नंबर 3 ये है कि जब आपने, अच्छा बेटा एक सवाल का मैं आपको जवाब दे दूं, सारे लोग एक बात कर रहे होते हैं स्लाइड शेयर कर दें, स्लाइड शेयर कर दें। देखो बड़ा सिंपल सा रूल है बच्चे, मैं बोल रहा हूँ वो बात नोट करें, स्क्रीन पे जो चीज नजर आ रही है उसका शॉट ले लें,
देखो ना, आप स्मार्ट वर्क किया करें, हार्ड वर्क के आदी हैं अभी तक आप ना, स्मार्ट वर्क करें। स्क्रीन आपके सामने आ रही है, शॉर्ट्स ले लें, जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो पेपर पे लिख लें, मेरे स्ट्रेस से अंदाजा लगाएं कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट आपको लग रही है, आप उसको लिख लें। दैट्स वेरी सिंपल। हम लोग ना बड़ी मैं आपको सही बता रहा हूं। अच्छा, मेरी बातों से शायद आप नाराज भी होते हो, आपको बुरा भी लगता हो, लेकिन आप जो लोग खासतौर पर मेरे पास पढ़े उनको ये पता होना चाहिए कि मैंने उनको एक बात समझाई थी। वो ये थी कि देखो, आपकी जो इंटरव्यू इंशाल्लाह अल्लाह करे आप सिलेक्ट हो जाएं, कि जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे ना, तो वहां पर आपके इंटरव्यू में आपकी बहुत सी पर्सनालिटी ट्रेट्स चेक हो रहे होते हैं। मैं नोवा में भी बात कर रहा हूँ कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना, मैं खुद दिल से चाहता हूँ। आपको पता है मैं क्लासेस में खुद ही बोलता रहता था कि आपकी जो है पर्सनालिटी है उसके अंदर, तो पर्सनालिटी के अंदर कुछ चीजें जो चेक होती हैं, ट्रेट्स, वो बहुत से लोग लैक करते हैं। जैसे कि अब ये बड़ी सिंपल सी चीज है, स्क्रीन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, टेक द शॉट, दैट्स ऑल। टेक द शॉट एंड नोट डाउन माई वॉइस अकॉर्डिंग टू वॉइस। चले, अब आगे चलते हैं। रूल नंबर 4 जी, कैप्टन शहजाद, कैप्टन एंड कोच, जब अगर दी कोच के साथ दी आर्टिकल लगेगा तो दो शख्स हो जाएंगे। अगर अगले एंड के वाले बाद के बाद अगर किसी के साथ आर्टिकल नहीं लगा तो वो एक शख्स गिना जाएगा। अच्छा जी, इफ टू सब्जेक्ट्स, अगर दो सब, रूल नंबर 4, अब गौर से सुने। देर आर मैनी थिंग्स, जो सब्जेक्ट है बेटा, मैनी थिंग्स इज अ सब्जेक्ट सरदार। सुने अब, रूल नंबर 3 बताया तो है ना, ये रूल नंबर 3 बताया ना भाई, कि हेयर और देयर के बाद इज आएगा या आर आएगा या हैज आएगा या हैव आएगा, यानी सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल वर्ब आएगा, इसका डिसीजन किस बात पे होता है? वो इस बात पे होता है कि आगे जो सब्जेक्ट लगने जा रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, वो खुद सिंगुलर है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि दी लिस्ट अकेली है तो इज लग गया। अगर प्लूरल लगने जा रहा है, मैनी थिंग्स है, तो आर लग जाएगा। इस बात पे डिसाइड करना है, इसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है जी। अब रूल नंबर 4, अगर दो सब्जेक्ट्स हों, गौर से सुना, एक ही दफा गौर से सुना करें, अगर दो सब्जेक्ट्स हों, इसमें एक सिंगुलर और एक प्लूरल हो, गौर से सुनना। दो सब्जेक्ट, मैं इसलिए उर्दू में बोलता जा रहा हूं, दो सब्जेक्ट्स हैं और उनमें एक सिंगुलर है एक प्लूरल है फॉर एग्जाम्पल, और उनको आप जोड़ रहे हैं आइदर और के साथ, ठीक हो गया, या नाइदर नॉर के साथ जोड़ रहे हैं। तो इस केस में जो भी लफ्ज और के बाद या नॉर के बाद आएगा उसको चेक करें। वो अगर सिंगुलर हो तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अगर वो प्लूरल हो तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। सीधी सीधी एग्जांपल लिखी है, देखो, नाइदर द प्लेयर्स नॉर द कोच, यार ये फिर मैं ठीक नहीं कर सका, नॉट नहीं है, नॉर है, नॉर, नॉर, नॉर द कोच। अब ये नॉर के बाद जो लफ्ज आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, वो सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज। हमेशा ये याद रख लें, नॉर या और के बाद जो आ रहा है उसको चेक करें, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अगर वो प्लूरल आ रहा है, जैसे और द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएं। अब वो जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो टेंस के मुताबिक होगा ना, सब इंडेफिनिट टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट टेंस है, मॉडल कौन सा है, ये उसको देख के डिसाइड करेंगे आप, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिए, यहां पर मैंने कंटिन्यूअस की एग्जांपल दी है, कोच इज ज्वाइनिंग, सिंगुलर था तो इज लगा दिया, चिल्ड्रन आर अटेंडिंग, प्लूरल लगा दिया, आर लगा दिया। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में मैंने ये बात बताई थी, पहली दो तरीके से बताया था, मैंने कहा था कि ये जो इन्वर्टेड कॉमास, जो मर्जी हो महा, अगर दोनों सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो, आपने और वाले बात को देख के डिसाइड करना है। सिंपल से फॉर्मूला बेटा बता दिया, जो और नॉर के बाद आ रहा है उसको देख के डिसाइड कर लें, खत्म बात। अच्छा, अब अगले देखें, ये जो इन्वर्टेड कह रहा हूँ, सॉरी, ये कॉमर्स के अंदर जो चीज होती है, इसमें दो बातें मैंने बताई थी दो तरीके से, कि एक तो ये है नॉन इसेंशियल, इसको कंसिडर करते हैं, या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर एक्सप्लेनेशन दी जाती है, इसको नॉन एसेंशियल या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कंसिडर किया था। पहला रूल तो मैंने ये बताया था, तो इसी रूल को भी अगर जेर में रखें तो इस कॉमा से पहले जो सब्जेक्ट होगा उसको देखना है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएं, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएं। एक तरीका ये था, एक तरीका मैंने ये बताया था, एक तरीका मैंने ये बता दिया था कि ये लफ्ज जो हैं जिनको हम कनेक्टिव्स कहते हैं या पॉजिटिव्स कहते हैं, along with, together with, as well as, accompanied by, in addition to, no less than, ये जो भी लफ्ज आएंगे आप इनको भी ज़हन में रख सकते हैं कि अगर ये लगे हों, और फर्स्ट करें कॉमन नहीं लगा हुआ लेकिन ये लगे हुए हैं,
फर्ज करें ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पे उसने सेंटेंस ही ऐसे जानबूझ के लिखा है, कॉमा नहीं है लेकिन ये लगे हुए हैं, तो इनके बावजूद आपने देखना ये कि उससे पहला सब्जेक्ट कौन सा है, वो सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाओ, वो प्लूरल है तो प्लूरल लगा दो हेल्पिंग वर्ब। ये सिंपल सा रूल है, दोनों शक्लों में आप याद रख सकते हो। यानी कॉमर्स के अंदर वैसे ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसको कंसिडर ही नहीं करना, कंसिडर आपने हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट को करना, इधर वाले सब्जेक्ट को करना। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि फर्ज करें कॉमा लगा ही नहीं हुआ मगर ये लफ्ज लिखे हैं कंपनीड बाय, अलोंग विद, व्हाटएवर, तब भी आपने इसी शक्ल में देखना है, पहले वाले को देखना है कि पहला सब्जेक्ट क्या है। इसको हम कहते हैं FSR रूल, फर्स्ट सब्जेक्ट रूल, यानी पहले वाले सब्जेक्ट को देखो, ठीक है कि नहीं। इस वाले में हमने NSR रूल कहा था, नियरेस्ट सब्जेक्ट रूल, यानी इसके नजदीक वाला सब्जेक्ट कौन सा है, नॉर के बाद या और के बाद वाला कौन सा है, वो सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाओ, वो प्लूरल है तो प्लूरल लगाओ। आई होप दिस इज क्लियर, 5 रूल क्लियर हो गए होंगे। मैं जल्दी जल्दी चलना चाह रहा हूँ फिर वरना टाइम भी रहेगा, टेस्ट भी करना है आपने ना, ठीक है जी। पूरे फ्रेज को नहीं सब्जेक्ट कहते, उसको समझते हैं। रूल नंबर 6, इफ ए सिंगुलर सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय ए फ्रेज, फिर मैं बोलूंगा पहले उर्दू इंग्लिश में बोलूंगा फिर मैं उर्दू में बोलूंगा ताकि हर तरह के बच्चे को समझ आ जाए। इफ जिसने भी नहीं ग्रामर पढ़ी, जिसने कंपोजिशन सही लेक्चर नहीं लिया, इवन देन आप इसको समझे, गौर से सुने। सेकंड में FSR रूल, F फर्स्ट सब्जेक्ट रूल, FSR, इधर गौर करें, लेक्चर के ऊपर गौर करें। इफ ए सिंगुलर सब्जेक्ट, गौर से सुने, सिंगुलर सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय ए फ्रेज, सिंगुलर सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय अ फ्रेज कंटेनिंग ए प्लूरल नाउन। ये देखो, ये गौर से सुनना, इफ ए सिंगुलर सब्जेक्ट, ये वन, वन ऑफ द, वन ऑफ द, वन ऑफ द, ठीक है। एक तो यहां पे एक रूल याद रखें, जब भी वन ऑफ द शुरू होगा, वन ऑफ लफ्ज लिखा नजर आए, हमेशा इसके आगे आता ही प्लूरल है, कभी सिंगुलर ना लिखना। 99.9% लोग इधर प्लूरल लिख, सिंगुलर लिख जाते हैं, ठीक हो गया। बोलते हुए तो गलती हो सकती है, मेरे से भी कई दफा हो जाती है, बट लिखते हुए याद रखना कि जब भी वन ऑफ हो तो आगे हमेशा प्लूरल ही आता है। लिखते हुए प्लूरल की गलती मत कर, सिंगुलर ना लिखना, ये गलती ना करना, प्लूरल ही लिखना, क्योंकि बड़े ज्यादा में से ही एक को गिनेंगे। तो इसी को ज़हन में रखते हुए आप आगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ये बात है, इसको आसान जुबान में ये कहते हैं। अब ये है टेक्निकल जुबान, ये जो ऊपर डेफिनेशन लिखी है टेक्निकल जुबान लिखी हुई है कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो है अगर उसके बाद फ्रेज आई, देखो वन ऑफ द मेंबर्स इज अ फ्रेज है, इसको हम फ्रेज कहेंगे, ऑफ द मेंबर्स, ऑफ द मेंबर्स, ये फ्रेज है, इसको हम प्रपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, ये भी पहचान नोट कर लो, ऑफ द मेंबर्स ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है जी। प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होती है, जिसमें एक प्रपोजिशन इन्वॉल्व होगी। फ्रेज किसको कहते हैं, 2-3 वर्ड्स का मजमूआ, तो जो प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रही है उसको प्रपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। तो ऑफ द मेंबर्स, तो वो ये कह रहा है कि फ्रेज हो जिसमें प्लूरल नाउन हो, मेंबर्स लिखा हुआ है। ये टेक्निकल तरीका था समझाने का, मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया। मैंने क्या कहा, वन ऑफ जब भी हो तो आगे लिखते भी प्लूरल है, मगर गिनेंगे वन को, गिनेंगे वन को, और वन के हिसाब से सिंगुलर आएगा, बस रूल खत्म, सिंपल। अब आ जाते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। रूल नंबर 7 ये है कि जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस इस तरह के होंगे, सेवरल, फ्यू, बोथ, मैनी, अदर्स, ये खाली खाली ये सेवरल, फ्यू, बोथ, मैनी, अदर्स, इनके साथ हमेशा प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब आएगा। बोथ आर, मैनी हैव जॉइंड अस, अदर्स हैव गॉन, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा, ये नोट कर लें बस, सिंपल सी बात। तो सम प्लूरल होता है ना बेटा, बदरुद्दीन प्लूरल होता है। नहीं, इट्स नॉट इरेलीवेंट क्वेश्चन शमाइला, ये क्वेश्चन ठीक है, मगर मैंने ये फ्रेज और क्लॉज लास्ट टाइम बता दिए थे, ठीक है, ये मैंने लास्ट टाइम बता दिए थे, आप गौर से सुने, मैं दोबारा बता दूंगा लेकिन गौर से सुने, पहले पहले इस रूल को समझ लो। मैंने एक बात करता होता हूँ, जब आप टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मेरी बात पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और जो आप बात पूछना चाह रहे हैं हो सकता है वही आंसर की जा रही हो। गौर से सुने, पहले तो इसको समझ लें कि ये जहां पे नजर आए अपने ज़हन में फिक्स रूल बैठा लें कि इनके साथ हमेशा आगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब मैं चला जाता हूँ रूल नंबर 6 में। रूल नंबर 6 में मैंने लफ्ज बोला था, जब भी वन ऑफ हो, वन ऑफ द, तो आगे खुद भी प्लूरल ही लिखते हैं, पहले मैंने ये बताया, और कंसिडर वन को ही करते हैं, वन को, तो वन चूंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा हेल्पिंग वर्ब। वन ऑफ द मेंबर्स इज,
वन ऑफ द मेंबर्स हैज रिजाइंड, कभी भी प्लूरल नहीं आएगा। बेशक इधर प्लूरल लिखा नजर आ रहा है आपको, और खुद भी लिखते हुए वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल ही लिखना है, वन ऑफ। अब क्लॉज और फ्रेज में फर्क बता दूं, 3 वर्ड्स या 2-3 वर्ड्स का जो मजमुआ हो, जो पूरा थॉट कन्वे करता हो, उसको फ्रेज कहते हैं। और क्लॉज कहते ही सेंटेंस को है, क्लॉज कहते ही सेंटेंस को है, मगर उसको इसलिए क्लॉज कहते हैं जब 2 सेंटेंसों को मिला के एक सेंटेंस बनाया गया हो। तो फिर एक हिस्से को, दोनों हिस्सों को अलग अलग क्लॉज बुलाएंगे। क्यों कहेंगे? कि क्लॉज का मतलब होता है पार्ट, पार्ट। ठीक हो गया जी, टेक्निकली उसको क्लॉज कह रहे होते हैं। अब आ जाते हैं रूल नंबर 8 पे। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। लुक एट द रूल नंबर 8। अभी सुनते जाए ना जी, आगे देखते जाए। अभी आ रहा है ए फ्यू ए मैनी, अभी आएगा ना, आगे सुनते जाए ना, ये सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं। एक तो बच्चे जो है ना, रुक जाएंगे आप लोग। ये देखो ये आ रहा है ईच वन। ये देखो, ये रुखसाना ने पूछा ईच वन कहाँ आएगा, ए फ्यू मैनी रूल। ये देखो रूल नजर आ रहा है बेटा, आप सब्र किया करें, रूल आगे आ जाएंगे। आप पहले सुनते जाएं, जहां जहां रूल पे चल रहा हूं काइंडली मुझे टेक्स्ट मत करें। ये देखें, ये आगे आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है। प्लीज, नहीं वो मेरे सामने स्क्रीन है, मैं इसको ऑफ कर रहा हूं, आप ऑफ कर दें जी यहां से। नहीं, मैं इसलिए करता हूं कि भला हो जाए, किसी का कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अच्छा चलें, इधर देखें। रूल नंबर ये हो गया 7, रूल नंबर 8 आ गया। अब हम रूल नंबर 8 की बात कर रहे हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउंस जैसे कि सम, मोस्ट, ऑल, नन, ये सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सम, मोस्ट, ऑल या नन जो है, क्या ये सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे, ये किस पे डिपेंड करता है? ये मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी सम सिंगुलर भी हो सकता है, सिंगुलर के साथ भी आ सकता है, सम प्लूरल के साथ भी आ सकता है। डिपेंड किस पे करता है? उस सेंटेंस के मीनिंग को समझना है। वो मीनिंग अगर प्लूरल सेंस दे रहा है तो प्लूरल लगा दो, अगर वो सिंगुलर सेंस दे रहा है तो सिंगुलर लगा दो। मिसाल के तौर पर सम ऑफ द स्टूडेंट्स, ये प्लूरल ही सेंस देगा क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है स्टूडेंट्स, तो आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा दें, वर लगा दिया यहां पे हमने। अगर सम ऑफ द आइस, द आइस, ये सिंगुलैरिटी का सेंस दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये सिंगुलैरिटी का ही सेंस दे रहा होता है, इसलिए इसके साथ इज लगा देते हैं। आप इसको 2 तरीके से समझ सकते हो ना, कि अगर आगे अनकाउंटेबल नाउन लगा है तो सम के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, अगर आगे काउंटेबल नाउन लगा है सम के साथ तो आप उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाओ। दैट इज रूल नंबर 8। रूल्स नहीं खत्म होंगे अगर आप मेरे साथ बात करते रहेंगे तो। ठीक है जी, आगे चलते जाएं। ये मैं चैट अब मैं खुद ऑफ करने लगा हूं, डिसेबल करने लगा हूं, राइट, क्योंकि फायदा नहीं है। आप लोग गौर से लेक्चर सुनते जाएं, आपको ये जो सवाल पूछे, आगे की बातें आगे दौड़ें, आगे वो सारे वही सवाल आएंगे जो आप पूछना चाह रहे हैं, उनके जवाब मिल जाएंगे। यहाँ पे जो मेरी होस्ट हैं, जी सर। ये चैट डिसेबल कर दें, मेरी चैट सर मैंने कर दिया, मैंने सर डिसेबल। हाँ जी, सारी चीजें, क्वेश्चन आंसर, हर चीज डिसेबल कर दें। ठीक है सर। ओके, मैं आगे चल रहा हूँ। ओके सर। नेक्स्ट रूल नंबर 9, इनडेफिनेट प्रोनाउंस जैसे कि एवरीवन, ईच वन, आ गया जवाब जिसने पूछा था, ईच वन, सम बॉडी, नो वन, नो बॉडी, ये सब के सब इनको हम कहते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब इन लफ्जों पे खुद ही गौर करो तो वन 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 का लफ्ज नजर आ रहा है, वन वन का लफ्ज नजर आ रहा है, सम बॉडी, बॉडी का नजर आ रहा है, सिंगुलर बॉडी, बॉडी, बॉडीज नहीं लिखा हुआ, सम बॉडी, नो बॉडी, एनी बॉडी, सिंगुलर लिखा हुआ, ये है ही सिंगुलर। तो बस इनके साथ आपने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा देना। ईच वन ऑफ यू इज, बेशक यू प्लूरल गिना जाता है, बेशक ईच वन ऑफ देम लिखा हो यहां पर, बेशक ईच वन ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हो यहां पर मैटर नहीं करता। इटसेल्फ ईच वन, नो वन, सम वन जो है वो सिंगुलैरिटी को शो कर रहा है। इसके मीनिंग को गौर करें। मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि जब भी आप पहले सेंटेंस को पढ़ें तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें सब्जेक्ट कौन सा है। नंबर 1, उस सब्जेक्ट के मुताबिक पूरे जुमले को सेंस करें कि उसमें सिंगुलैरिटी का सेंस आ रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर सेंस दे रहा है, तो उसके हिसाब से डिसीजन लिया करें। ये तो मैंने बेसिक रूल बताया, अब तो उसकी डिफरेंशिएशंस बता रहा हूं ना, बेसिक तो मैंने बता दिया। सो ये जो ईच वन इटसेल्फ ये प्लूरल सिंगुलैरिटी का सेंस दे रहा है, बेशक आगे यू लिखा हो, देम लिखा हो, स्टूडेंट्स लिखा हो, व्हाटएवर इट इज, आपने इज लगाना है हेल्पिंग वर्ब।
या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना, बेसिकली ये कहने का मतलब है। रूल नंबर 10, व्हेन एनी ऑफ द फॉलोइंग, सुनने, मैं स्लो स्लो बोल रहा हूं, बार बार मैं उर्दू में भी बोलूंगा, इंग्लिश में भी बोलूंगा। व्हेन एनी ऑफ द फॉलोइंग इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनमें से कोई भी, वो ये कह रहा है इनमें से कोई भी एज ए सब्जेक्ट बिहेव करे, इनमें से कोई भी, ये जो बोर्ड लिखे हैं, एवरीबॉडी, ईच, नो वन, अनदर, एनीबॉडी, एनीवन, नोबॉडी, एवरी, नथिंग, एवरीवन, एवरीथिंग, आइदर, नाइदर, समबॉडी, समवन, इनमें से कोई भी अगर एज ए सब्जेक्ट बात करेगा, सब्जेक्ट के बिहेव करे, यानी वो सब्जेक्ट हो, एवरी मैन, ठीक है, ठीक है, एनी मैन, राइट, इसमें से कोई भी आके एज ए सब्जेक्ट बिहेव करेगा, तो उसको आपने हमेशा सिंगुलर ट्रीट करना है, एज ए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लेना है, चाहे बेशक एवरी मैन एंड वुमन लिखा है, मगर ये एवरी जो लफ्ज है, ये समझ लो मैन के साथ भी है और ये वुमेन के साथ भी है, ठीक है। तो आपने एवरी को कंसिडर करना है, ये सिंगुलैरिटी का सेंस देता है, लिहाजा इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। सो ये जहां भी होंगे, ये जहां भी होंगे, इनके साथ आपने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। बड़ी सिंपल सिंपल बातें हैं, इतनी आसान कर दी एग्जांपल के साथ कि ये हो तो ये समझना है, ये हो तो ये समझना है। टाइम के लिए रूल नंबर 11, ये जो टाइम के एक्सप्रेशन होते हैं, मनी को एक्सप्रेस करते हैं, वेट और डिस्टेंस, इनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, इनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, टाइम के, मनी के, वेट के, डिस्टेंस के, ठीक है जी, इनको आपने सिंगुलर ही लेना है, चाहे वो प्लूरल शक्ल में ही क्यों ना हो। मैं पहले उर्दू में बता रहा हूं, एग्जाम्पल नीचे समझ आ जाएगी। मैंने ये कहा है इनके एक्सप्रेशंस को आपने सिंगुलर ही लेना है, चाहे वो प्लूरल शक्ल में खुद क्यों ना हो। जैसे कि 2 years, years प्लूरल ही गिना है, मगर इस 2 year एक एक्सप्रेशन का नाम है, एक एक्सप्रेशन है, एक दौरानिया है, तो दौरानिया के लिए आगे आपने सिंगुलैरिटी लगाना है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। 2 years इज कहना है, 2 years आर नहीं कहना, इज अ लॉन्ग टाइम, इज अ लॉन्ग टाइम। $1 million या 1 million रुपीज, जो मर्जी हो, बेशक प्लूरल है, लेकिन 1 million एक एक्सप्रेशन का नाम है, 1 crore एक एक्सप्रेशन का नाम है, 5 crore एक एक्सप्रेशन का नाम है, ठीक है कि नहीं। वो एक्सप्रेशन जो होगा उसको सिंगुलर ही गिनना है, टाइम का हो, मनी का हो, वेट का हो, डिस्टेंस का हो, इन एक्सप्रेशन को आपके सिंगुलर ही गिनना है, बेशक वो प्लूरल की शक्ल में क्यों ना हो आपके सामने। हाउएवर 12वें में मैंने एक चीज बताई है, रूल नंबर 12 में, कि अगर वो, ये देखो मैंने उर्दू में भी बोलने लगा हूं, कि अगर परसेंटेज या पार्ट ऑफ समथिंग इज मेंशन्ड विद प्लूरल मीनिंग, प्लूरल मीनिंग के साथ अगर वो हो, वो परसेंटेज या वो जो पार्ट बता रहे हैं अगर वो खुद प्लूरल सेंस दे रहा हो, तो आपने उसके लिए प्लूरल वर्ब लगाना है। जैसे 40 ऑफ एवरी 100 चिल्ड्रन, 100 में से 40 बच्चे, ये 40 इटसेल्फ प्लूरलिटी का सेंस दे रहा है। तो जब वो एक्सप्रेशन की बजाय परसेंटेज की फॉर्म में हो या पार्ट की फॉर्म में हो और सेंस प्लूरलिटी का दे रहा हो, तो आपने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यहां पर मैंने एक बात बताई थी, सिमिलरली व्हेन द अमाउंट ऑफ मनी रेफर्स टू सेपरेट यूनिट्स, अगर वो अमाउंट ऑफ मनी जैसे वहां पे था $1 million, ये एक्सप्रेशन है, जबकि 40 न्यू सिल्वर कॉइन्स या 50 न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये डिफरेंट यूनिट्स शो कर रहा है, तो इसको आपने प्लूरल गिनना है, यानी वो प्लूरलिटी का सेंस दे रहा है। 5 नए सिक्के, ये देखो 50 नए सिक्के, ये डिफरेंट सेपरेट यूनिट्स की आइडेंटिफिकेशन है। आपने हमेशा जुमले को क्या करना होता है, सेंस करना होता है ना। तो जब आपको लगे कि वो सेपरेट यूनिट्स की फॉर्म में आ रही है मनी, तो उसको प्लूरल गिनेंगे। अगर वो एक्सप्रेशन की फॉर्म में आ रही है, इस फॉर्म में आ रही है, तो उसको सिंगुलर गिनेंगे। अब आ जाते हैं रूल नंबर 13। 13 में ए नंबर और दी नंबर, अब वो बच्चे कुछ बेताब हो रहे थे, ए कहाँ पे आएगा, दी आएगा, ए फ्यू दी फ्यू की लफ्ज बात कर रहे थे ना, तो इसका जवाब आपको सब मिलते जा रहे हैं, सिर्फ आप सब्र और हौसला रख के सुनते जाएं। When the word is preceded by a, अगर कोई भी वर्ड ए के बाद आ रहा है, ए नंबर ऑफ, ये प्लूरल आ रहा है ना, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
और एक दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये दोनों को गौर से देख लें। ए नंबर और दी नंबर का फर्क समझ लें। जहां दी नंबर होगा वहां पर आपने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, बेशक प्लूरल आ रहा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपने स्टूडेंट्स नहीं देखना, आपने द को देखना है। एक पर्टिकुलराइज किया जा रहा है, इसको सिंगल करना है। अगर ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जब भी ये नंबर ऑफ होगा, ए नंबर ऑफ, बेशक आगे प्लूरल भी लगा हुआ है, आपने उसको प्लूरल ही कंसिडर करना है। यानी इस केस में आपने इस प्लूरल को कंसिडर करना है, और इस केस में आपने दी को जेन में रखते हुए इज यानी हेल्पिंग वर्ब लगाना है। सो कोई भी वर्ड अगर प्रेसिडेड बाय दी हो, उससे पहले दी लगा हो, उसको आपने सिंगुलर कंसिडर करना है। और अगर किसी भी वर्ड से पहले, सब्जेक्ट से पहले या नाउन से पहले ए लगा हो, आपने उसको प्लूरल कंसिडर करना है। ये रूल नंबर ए और दी नंबर का याद रखें आज से। रूल नंबर 14, रूल नंबर 14, जब फ्रैक्शंस यूज होंगे, व्हेन फ्रैक्शंस आर यूज्ड, फ्रैक्शंस, 1/2, 1/3, 2/3, 5/3, 3/4, ये एक्सप्रेशंस होते हैं ना, फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शंस। हाँ जी, 1.5 जिसको हम वन ऑफ हाफ कहते हैं, राइट। सो व्हेन फ्रैक्शंस आर यूज्ड, तो वर्ब जो होगा एग्रीज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्रेज। ये देखो लफ्ज का लिखा है ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्रेज। ये है फ्रेज, ये ऑफ द केक, ऑफ द केक। अब यहां पर ऑफ द केक जो है ये फ्रेज है, ऑफ द केक फ्रेज है। ये कौन सा फ्रेज है? प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो केक बन रहा है। या मैं पूरे को भी ले लूं, 1/2 ऑफ द केक, पूरे को फ्रेज ले लूं, ये भी एक फ्रेज है, 1/2 ऑफ द केक। जो मीनिंग ना दे वो क्लियर मीनिंग ना दे वो फ्रेज होता है, 1/2 ऑफ द केक। इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसको कंसिडर करना है। फ्रैक्शन की शक्ल में आए तो हमेशा ऑब्जेक्ट को कंसिडर करो, फ्रैक्शन की शक्ल में आए तो ऑब्जेक्ट को कंसिडर करो। वो सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा दो, टेस्ट्स लगा दिया मैंने, 1/2 ऑफ द केक टेस्ट्स बैड, सिंगुलर। अगर वो उसमें ऑब्जेक्ट प्लूरल की शक्ल में हो तो आर लगा दो, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगा दो। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स है, प्लूरल है तो प्लूरल। सो हमेशा फ्रैक्शन की सूरत में 1/2, 1/2, 1/3 में ऑब्जेक्ट को देखो, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये 14 रूल हो गए आप तक अभी तक के। जी एक सेकंड होल्ड करें, मैं यहाँ पर आप अब मैं चल रहा हूँ जी रूल नंबर 15 की तरफ। आप चीज़ों को पहले समझा करें, एब्जॉर्ब किया करें, गौर किया करें, आपको समझ आ जाएगी। स्लाइड्स की शॉर्ट्स भी ले रहे होंगे, इनको दोबारा जाके थोड़ा सा गौर से पढ़ेंगे, बिल्कुल समझ आ जाएगी। जरूरी नहीं होता कि हर सवाल का जवाब उसी वक्त मिल जाए या उसी वक्त समझ आ जाए, क्योंकि माइंड आपका बहुत सी जगहों पे स्कैटर्ड होता है, राइट। जैसे अभी कई बच्चे सवाल पूछे थे, वो क्यों पूछ रहे थे कि प्रायर नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, वो इंटरफेयर कर रहा होगा। उनको लगा कि शायद एक ही स्लाइड है, 2 स्लाइड है, और वो आगे से सवाल पूछ रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि वही बात आगे स्लाइड्स में आने वाली है। इसलिए मेरी हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है कि बिल्कुल साइलेंटली बैठ जाएं, सुनते जाएं। वंस द लेक्चर इज कंप्लीट एंड देन यू हैव रिफ्लेक्टेड, एंड देन इफ देयर इज अ क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क, दैट इज द वे। डिस्कशन के दौरान अगर आप बोल रहे हैं या सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप पूरी बात सुन ही नहीं रहे हैं, आपका माइंड वर्क कर रहा है किसी और तरफ, और उसमें प्रीवियस नॉलेज इंटरफेयर कर रहा है। अब आ जाते हैं जी रूल नंबर 15 की तरफ।
दीज नाउन, ये पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जेनेटिक्स, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, ये जो नाउन्स हैं ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं इन मीनिंग। पहली बात, सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। मैं बड़ा स्लो स्लो बोल रहा हूं ताकि आपको बात समझ। पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जेनेटिक्स, एथलेटिक्स, मैथमेटिक्स, वॉट एवर यहां पर जो आ रहे हैं। अब इसके बारे में रूल बड़ा सिंपल सा है, मैंने पहले आपको इसलिए कहता हूं फोकस रखें। अगर ये किसी, ये सारे के सारे नाउन जो भी इनमें से कोई भी एक पकड़ ले, चाहे पॉलिटिक्स उठा लें, चाहे स्टैटिस्टिक्स उठा लें, चाहे जिम्नास्टिक्स उठा लें, चाहे एथलेटिक्स उठा लें, अगर ये किसी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी की बात करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, अभी पुलिस का लफ्ज भी आएगा तो पुलिस भी ऐसे ही है, आर्मी है तो उसका भी आएगा। अगर एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी के तौर पर बात करेंगे तो वो सिंगुलर उनके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी सारी, ठीक है जी। लेकिन अगर ये रेफर करेंगे उसमें से इंडिविजुअल ग्रुप्स की तरफ, इंडिविजुअल की एक्टिविटीज की तरफ, तो फिर हम प्लूरल कंसिडर करेंगे। ये मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं, अभी समझ आ जाएगा। आप ये याद रखो कि ये जो कभी आर्मी, पुलिस सिंगुलर भी गिने जाते हैं, कभी प्लूरल भी गिने जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका एक ही रूल है कि अगर एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी के तौर पर पुलिस बिहेव कर रही है, आर्मी बिहेव कर रही है, तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। अगर वो ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी की बजाय इंडिविजुअल एक्टिविटीज के तौर पर फोकस कर रहे हैं, हम उस पर हमें सेंस मिलता है कि हर बंदा अलग-अलग काम कर रहा है, तो फिर हम प्लूरल कंसिडर करेंगे और प्लूरल वर्ब लगाएंगे। कैसे? ये एग्जांपल देखो। जिम्नास्टिक्स इज वेरी पॉपुलर अमंग गर्ल्स दीज डेज। तो जिम्नास्टिक एज एन ऑर्गेनाइज्ड गेम के तौर पर बात कर रहे हैं। जब हमने कहा द जिम्नास्टिक्स शोन इन द फील्ड, तो इसका मतलब ऑब्वियस मतलब है कि हम उसमें जो जितने भी लोगों ने आके जिम्नास्टिक के करतब किए हैं, अलग अलग की बात कर रहे हैं। तो जब जिम्नास्टिक के अलग अलग करतब हो रहे हैं, मुख्तलिफ लोग आगे कर रहे हैं, तो हम जिम्नास्टिक्स को प्लूरल गिनेंगे, तो वर लगा देंगे। जब हम सिर्फ एक गेम की बात करें, एक गेम, जिम्नास्टिक एक गेम है, तो जिम्नास्टिक इज आएगा, ठीक है। जब हम उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज की बात करेंगे, हर बंदे ने एक्टिविटी दिखाई, तो हम उसको प्लूरल कंसीडर करेंगे। ये हमें क्लियर होना चाहिए पहले खुद लिखते हुए, और अगर नहीं लिखा हुआ खुद लिख रहे, सेंटेंस आ गया सामने, तो हम उसमें सेंस करें कि वो किसकी एक्टिविटी की बात कर रहा है, तो आप उसको सेंस कर लेंगे, ठीक है जी। रूल नंबर 16, ये देखो ये आ गया दोबारा। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स जो होते हैं यूज्ड एज नाउन, जिनको हम एज ए नाउन यूज कर रहे होते हैं, एडजेक्टिव्स कौन से हैं? रिच एडजेक्टिव है, पुअर एडजेक्टिव है। ये किसी बंदे का नाम नहीं है, ये नाउन नहीं है। ये नाउन है तो सही, लेकिन एज एन एडजेक्टिव बात कर रहे हैं। पुअर एज एन एडजेक्टिव बात कर रहे हैं। एफिशिएंट, क्योंकि ये क्वालिटी है ना। रिच, अमीर होना एक खास किस्म की कैरेक्टरिस्टिक है, पुअर होना एक खास किस्म का कैरेक्टरिस्टिक है, एफिशिएंट होना खास किस्म की क्वालिटी। तो जब ये एडजेक्टिव्स एज ए नाउन बिहेव कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, तो इनको हमेशा हम प्लूरल ही गिनेंगे। द रिच आर टू बी टैक्स्ड, पुअर आर टू बी हेल्प्ड, एफिशिएंट आर द नीड ऑफ दिस कंट्री, ठीक है कि नहीं। इन एडजेक्टिव्स को जब एज ए नाउन यूज हो रहे हैं, तो आपने सिंगुलर नहीं लेना, इनको प्लूरल कंसिडर करना है, ठीक है जी। ये एक रूल है कि इनको आपने, क्योंकि ये एडजेक्टिव हैं और ये एडजेक्टिव क्वालिटी, एक क्वालिटी की नहीं बात कर रहे, ये क्वालिटी इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट पीपल, इनको आपने प्लूरल कंसिडर करना है। जब एडजेक्टिव एज ए नाउन यूज होंगे, जब ये एज ए नाउन यूज होंगे, तो आपने एज ए प्लूरल लगाना है, ठीक है। जब समझ नहीं आ रही होती बाद में, इसको पढ़ें, गौर करें, आपको समझ आएगा। आप सिर्फ पहले बेसिक रूल को अंडरस्टैंड करें, उसको लेट इट बी पेनिट्रेटेड इनटू योर हेड। 17, रूल नंबर 17, जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स, ये आ गया नीचे देख लो। टीम, कंपनी, ग्रुप, कमेटी, क्राउड, ज्यूरी, पुलिस, फ्लॉक, आर्मी, ये सब आ गया जो मैं पहले बात भी कर रहा था, ठीक है कि नहीं। अगर ये जो कलेक्टिव नाउन्स हैं, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। मैंने ये बात पहले भी जिम्नास्टिक्स की फॉर्म में दोहराई भी है, वो रूल भी ज़हन में रखो। इस रूल को मिला के पढ़ो, उस रूल को, ये जो यहां पर रूल था, ये कौन सा था? 15 रूल, रूल नंबर 15 और रूल नंबर 17 को मिला के पढ़े। इनके मीनिंग सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर द इंडिविजुअल मेंबर्स आर एक्टिंग इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। सो द पुलिस एज ए कलेक्टिव
एक्टिविटी के तौर पर काम कर रही है, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी के तौर पर काम कर रही है, या कलेक्टिवली काम कर रही है, तो हम इसको इज कंसिडर करेंगे, सिंगुलर एक अदारा कंसिडर करेंगे, इज कहेंगे। तो पुलिस इज आफ्टर द कल्प्रिट। ठीक है, लेकिन अगर उस पुलिस के अंदर दो कमेटियां बना दी जाएं, या पुलिस के अंदर के दो लोग जो हैं वो एक ओपिनियन रखते हैं, दो एक ओपिनियन रखते हैं, दो एक ओपिनियन रखते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, तो हम उनको प्लूरल कंसिडर करेंगे। द कमेटी आर ऑफ द डिफरेंट ओपिनियंस, ये लफ्ज डिफरेंट से शो हो रहा है। डिफरेंट ओपिनियन तभी होगा जब हर बंदा इंडिविजुअली बिहेव कर रहा होगा। डिफरेंट का लफ्ज इंडिकेट इटसेल्फ कर रहा है कि वहां पर डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं डिफरेंट लोग, तो डिफरेंट को हमने प्लूरल कंसिडर करना है तो वो इंडिविजुअल मगर वो प्लूरल है। इंडिविजुअली प्लूरल का मतलब हर बंदा अपनी जगह पे और हम सारों को काउंट कर रहे हैं, तो ये प्लूरल आएगा। रूल नंबर 17 ये कहता है, और 15 के साथ इसको आपने मिला के पढ़ना है। ठीक है जी। रूल नंबर 18, इफ ए सेंटेंस बिगिंस विद द एक्सप्लेटिव इट। अब ये एक्सप्लेटिव क्या लफ्ज है, हम इस इट को एक्सप्लेटिव कह रहे हैं। एक्सप्लेटिव इट क्या मतलब क्या है, ये जरा समझ लें, बल्कि पहले पूरा सुन लें। एक्सप्लेटिव इट से शुरू हो, द वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर। एक्सप्लेटिव का मतलब ये होता है कि वो खुद से कोई खास मेजर कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, वो सिर्फ रेफर कर रहा है, इशारे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, खुद उसका कोई अपना रोल नहीं है। ठीक है कि नहीं, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सो अगर ये होगा तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर की फॉर्म में आएगा, दैट इज ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है जी, जैसे कि इट इज द पेरेंट्स। अब पेरेंट्स बेशक प्लूरल है, मगर ये उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ना, तो हमने इट को देखना है, इसको हमने सिंगुलर फॉर्म में लेना है। इट इज पेरेंट्स, बेशक आगे पेरेंट्स लिखा है। इट इज अस, बेशक आगे अस लिखा है, प्लूरल लिखा हुआ है। हमने इट को कंसिडर करना है और इसको हमने सिंगुलर ट्रीट करना है। ठीक है जी। एक्सप्लेटिव के बारे में लिख लें, किसी को भूल ना जाए, लिख लें, यानी अ वर्ड ऑफ फ्रेज, लिख लें, अ वर्ड ऑफ फ्रेज which does not have, which does not add directly, which does not add directly to the sense of a line or a sentence. ठीक है, वो डायरेक्टली उसके कुछ सेंस में इजाफा नहीं कर रहा, वो बेसिकली सेंटेंस को फिल जरूर कर रहा है लेकिन उसके सेंस में ऐड नहीं कर रहा। तो इसके साथ हमेशा इसको सिंगुलर कंसिडर करते हो, बेशक आगे प्लूरल आ रहे हो, आपने परवाह नहीं करनी, आपने इट को कंसिडर करना और उसमें सिंगुलर लगा देना है। रूल नंबर 19, the only time the object of the preposition decides plural or singular verb forms is now when noun and pronoun subjects like some, half, none, more or all are followed by a prepositional phrase. ये बात सुन लें क्योंकि पीछे आपने सम का पढ़ के आए हैं, हाफ का पढ़ के आए, नन का पढ़ के आए, उनमें मैंने सिंगुलर प्लूरल के बारे में बताया था। लेकिन यहां पर जरा थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से चीज समझ लें कि जो भी सम है, ऑल है, मोर है, हाफ है, नन है, इसको जब लगाएंगे ऑल ऑफ, सम ऑफ, जब भी लगाएंगे, सम ऑफ द स्टूडेंट्स जैसे कह रहे थे, ठीक है कि नहीं, सम ऑफ द चिकन, ये सारी चीजें जब लगाएंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट को देखना है। इस प्रपोजिशनल फ्रेज ऑफ द चिकन जो है ना, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, इस पे देखना है ये क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। इफ इट इज सिंगुलर, दोनों एग्जांपल्स दिए नीचे, ऑल ऑफ द चिकन, तो चिकन बेशक पीछे ऑल का लफ्ज यूज हो रहा है, अगर ये सिंगुलर आ रहा है प्रपोजिशनल फ्रेज में, ऑब्जेक्ट सिंगुलर आ रहा है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर इस प्रपोजिशनल फ्रेज में ऑब्जेक्ट जो है वो प्लूरल आ रहा है तो हम प्लूरल लगाएंगे वर्ब। ये सिंपल सा रूल है, यानी ऑब्जेक्ट को आपने ज़हन में रखना है, राइट। इसको आपने ज़हन में रखना है, ऑल ऑफ, इन इस केस में इनडेफिनिट प्रोनाउंस में।
जबकि वो वन ऑफ में मैंने वन को कहा था जेन में रखना है, ठीक है। वन हाफ और वन थर्ड में मैंने आपको उसी के ऑब्जेक्ट, उस वक्त भी ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, ये सारे रूल्स को मिला के पढ़ें तो ऑब्जेक्ट को देखना है ऐसे केस में, और वो ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर या प्लूरल है तो उस हिसाब से आप सिंगुलर या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। मैं स्लो स्लो चल रहा हूं ताकि आप नोट भी कर लें। रूल नंबर 20, ये जो बुक्स के टाइटल होते हैं, टाइटल होंगे, मूवीज के टाइटल, नॉवेल्स के टाइटल, या किसी भी वर्क्स के जो टाइटल होंगे, उनको आपने सिंगुलर ही लेना है, बेशक वो प्लूरल ही क्यों ना दे बोल रहे हो। जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस देखा जाए तो अगर इसके इन्वर्टेड कॉमर्स को हम हटा दें तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस प्लूरल वर्ड है, लेकिन ये टाइटल है, ये नॉवल का टाइटल है। तो जब भी किसी बुक का, किसी मूवी का, किसी नॉवल का या किसी भी वर्क का टाइटल होगा, उसको आपने सिंगुलर देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि वो किसी एक चीज का है टाइटल ना, किसी एक चीज का टाइटल है, तो उसको आपने सिंगुलर ट्रीट करना है। ठीक है जी। अब कुछ चीजें मैं आपको और लिखवा रहा हूं। अब कुछ चीजें आप पेपर पे लिखेंगे, मैं स्लो बोलूंगा, उसके बाद आप ब्रेक पे जाएंगे, और फिर उसके बाद ब्रेक के बाद आपका टेस्ट होगा, मैं जब बताऊंगा फिर जाएंगे। अभी आप नोट करेंगे कुछ चीजें। आई थिंक यू आर रेडी नाउ। एक सेकंड जी, मैं लिखवा रहा हूं। ये पढ़ लें जी, जरा सुन लें, लिख लें। ये जो आपने मुझे पूछ रहे थे बच्चे, आर्टिकल्स ए एन और दी आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो आते हैं उसमें जो चेंजेस आती हैं, ये डेफिनेशन पूरी नोट करें, फिर एग्जांपल्स नोट करें। आई एम गोइंग टू डिक्टेट, ठीक है, आई एम गोइंग टू डिक्टेट, ताकि ए लिटल और दी लिटल और फ्यू और ए फ्यू का मतलब पता चल जाए। ठीक है, तो ये मैं डिक्टेट कर रहा हूं। समटाइम्स द यूज ऑफ द इनडेफिनेट आर्टिकल, sometimes the use of the indefinite article a, ये जो indefinite article a है, इसका जो यूज होता है before and after certain adjectives, before and after certain adjectives changes the very sense. Sometimes the use of the indefinite article a before and after certain adjectives changes the very sense of the word with which it is used. With which it is used. Change certain before and after certain adjective changes the very sense of the word with which it is used. For example, ये जो adjective है few, little, इनके साथ जो a लगेगा before, इसके मीनिंग को चेंज कर देगा। कैसे? few का मतलब होता है, few means nearly nothing. few means nearly nothing, जबकि a few means some.
ए फ्यू मीन्स सम, फ्यू का मतलब होगा नियरली नथिंग, और ए फ्यू मीन्स सम। अब मैं एग्जांपल देता हूं, उससे नोट कर लें। मिसाल के तौर पर, फ्यू पर्सन्स अटेंडेड द लेक्चर, ठीक है जी। ए फ्यू, दूसरा लिखे अ फ्यू पर्सन, अ फ्यू पर्सन्स अटेंडेड द लेक्चर। अब यहां पर जो फ्यू पहले था वो नेगेटिव सेंस मींस नो पर्सन, फ्यू पर्सन्स अटेंडिंग द लेक्चर मीन नो वन, और ए फ्यू जो है वो इंडिकेट कर रहा है सम पर्सन्स को। ठीक हो गया जी, आई होप कि ये आपने लिख लिया होगा एक्स्ट्रा। कलेक्टिव नाउन्स के बारे में मैंने बता दिया आपको। डिस्टॉर्शन आ रही है, एक सेकंड, मेरे नेट के अंदर मुझे सिग्नल्स बार बार आ रहे हैं, आई डोंट नो आपके साथ कनेक्टेड हूँ कि नहीं। ठीक है,